नाम गुम जाएगा और चेहरा ये बदल जाएगा, आवाज ही पहचान रहेगी। देश में सुचितापूर्ण राजनीति के पुरोधा और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा अटल जी की आवाज यहाँ में प्रेरित करती है। और न्यूज कॉरिडोर में आपसे चर्चा करते हुए अटल जी का स्मरण करना अपने आप में मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स पर आज एक आवाज की बात। जमीन समतल कर दो। आवाज फैजाबाद अयोध्या के पास से कहीं से आई थी और उस आवाज का असर ये हुआ कि पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से देश चला रही। क्या था उस आवाज में ऐसा करिश्मा, ये तो समझना होगा। वो आवाज तो हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उस आवाज को निकालने वाले विकास शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग और ऊर्जा विभाग में काम भी करते हैं, सरकारी सेवा में भी हैं। पूर्व पत्रकार कभी पूर्व नहीं होता, लेकिन पत्रकार हैं अब नहीं है। दोनों चीजों के बीच में मिला के बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आवाज की बात की है, तो आवाज पहले दर्शकों को बता दीजिए कि वो आवाज क्या है। और भास्कर जी, नाम गुम जाएगा और चेहरा ये बदल जाएगा, सिर्फ आवाज ही पहचान रहेगी। मुझे लगता है देश में सुचितापूर्ण राजनीति के पुरोधा और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा अटल जी की आवाज यहाँ में प्रेरित करती है। और न्यूज कॉरिडोर में आपसे चर्चा करते हुए अटल जी का स्मरण करना अपने आप में मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। आपने भूमि के समतल होने की बात कही। अटल जी ने यह भी कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। 11 वर्षों में जो आप विकास की बातें कर रहे हैं, तो देश के नेतृत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये उसी विरासत को आगे ले जाने का प्रयास है। मुझे लगता है अटल जी सदैव अपने विचारों से जीवंत रहते हैं और इस पार्टी को जो देश का नेतृत्व कर रही है, ऊर्जा और उत्साह दान करते। वाह, क्या बात है रे। मैं एक तक खाली आपको देखता रह गया और आपकी आवाज सुनता रह गया। हम केवल आवाज की बात कर रहे थे, लेकिन आपका अंदाज भी वैसा ही, बोलने का अंदाज, हाव भाव, हाथ, गर्दन, मतलब भाव भंगिमाएं पूरी एकदम आप अटल जी की तरफ बना के पूरा हमको दिखा रहे हैं। कहाँ से सीखा ये आपने? ये प्रश्न मुझे करते हैं लोग। और भास्कर जी, है मेरे लिए अटल जी कोई नकल अनुसरण का विषय नहीं। मैं छात्र जीवन में था, अटल जी को देखने और सुनने का अवसर मिलता था। पहली बार प्रधानमंत्री बने, संसद की कार्रवाइयां हुई, और जब मैं अपनी भाषण प्रतियोगिताओं में स्कूल के दिनों में जाया करता था, तो अटल जी मानो मेरे अंदर आत्मसात होने लगे। अटल जी का व्यक्तित्व, उनकी कविताएं मुझे न केवल प्रभावित करती है, उनकी कई कविताएं मेरे लिए जीवन दर्शन है। सीखने का कोई माध्यम मुझे ध्यान नहीं आता है, मैं अटल जी को आत्मसात रूप में पाता हूँ और अब तक यही मेरे लिए प्रेरणा है। तो आपने कविताओं का जिक्र किया। कविताएं भी अटल जी बड़े अलग अंदाज में पढ़ते थे और उनके उनके शब्द जब निकलते थे तो रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते थे। ऐसा मैंने कई बार उनकी कविताएं सुनी हैं। काल के कपाल पे, और पता नहीं कितनी सारी कविताएं हैं जो आपके एक एक रोए को खड़ा कर देती हैं। तो कोई एक कविता जो आपके मन को बहुत छू गई हो?
जिस कविता का आपने उल्लेख किया वह तुम्हें मुखाग्र जिसे कहते हैं, लेकिन एक अवसर मुझे आया जब मैं अटल जी के समक्ष अपनी प्रस्तुतिकरण दे सका, अरे वाह। और वो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वाह। और अटल जी की ये पंक्तियां मेरे लिए जीवन दर्शन है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए कि परिस्थिति लए, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल होना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या दिमाग से लतने। आदमी की पहचान कि धनिया आसन से नहीं, कि मन से होती है। मन की फकीरी पर कभी संपदा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, पैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई। ये पंक्तियां अटल जी ने सुनी और एक शब्द फूट पड़े, वाह, आनंद आओ। वाह सर, मजा आ गया। मतलब क्या सुनाया आपने। अटल जी ने तारीफ की तो बहुत अच्छी तारीफ की, और आपको बड़ा अभिमान भी हुआ होगा उस समय, उस पल में। अब सामान्य आवाज में आप बोल सकते, अब सामान्य आवाज भी सुन रही। सच कहूँ तो अभिमान का तो वो अनुभव मुझे इसमें नहीं आया। मैं तो चमत्कृत था, और अंदर से तो मतलब कपकपी भी हो रही थी। अटल सामने है, नितिन गडकरी जी तत्कालीन अध्यक्ष थे पार्टी के, आडवाणी जी, सुरेश प्रभु जी थे, जय गोयल जी थे, और आडवाणी जी थी, सुषमा शर्मा जी थे, और बहुत से लोग थे। आप समझिए कि मेरे अंदर जो एक हतप्रभ सा भी था कि मेरे सामने अटल जी, मैं उनको सुना रहा हूँ, और उन्होंने कि रात्रि में जो शब्द कहे, क्योंकि उस समय उनका साथ थोड़ा खराब हो चला था, लेकिन अपनी कविताओं को और भावभंगिमाओं को देख करके उसके अंदर जो एक खुशी आनंद थी, तो मैं बड़ा संतुष्टि का भाव, मतलब अहंकार तो खैर कहीं यहाँ इसलिए भी नहीं कि अच्छा, अभिमान, अहंकार नहीं। हाँ जी, यानी हाँ, उस अभिमान की बात है ना, हाँ, एक शब्द हो ही होगा, अभिमान ही हो रहा था, लेकिन वो बाद में हुआ। उस समय तो मैं डर लग रहा है। डर रहा हूँ कि अरे बाप रे! लेकिन बाद में बड़ा गौरव हुआ। कितने साल के रहे होंगे उस समय? मैं पर्याप्त युवा था, मैं पत्रकारिता में था, और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह लेकर गए थे, और मेरी विधा से वो परिचित थे, और मैंने एक बार उनसे अपनी मंशा व्यक्त की थी। तो ये अवसर तो उन्होंने दिलाया था, और उनका जन्मदिन था अटल जी का, और बहुत सी भीड़ बाहर उनके रेस कोर्स रोड के बाहर मेनन मार्ग में बाहर खूब भीड़ थी, लेकिन हमको अवसर मिला, और बहुत चुनिंदा लोगों के बीच में मुझे ये कविता पाठ करने का अवसर मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि क्योंकि उनके प्रशंसक अब की पीढ़ी में भी बहुत से लोग हैं। पुरानी पीढ़ी तो थी, अब की पीढ़ी में भी है, और बहुत से लोग चाहते भी रहे, बहुत ओहदेदार भी थे, फिर भी अटल जी से मिलना इतना आसान बिल्कुल, एकदम नहीं। लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला, आज वो नहीं है, और उसके बाद भी मुझे 1-2 बार और भी अवसर मिला, लेकिन तब बार-बार बस दर्शन का अवसर मिला। वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं व्यवसाय के, वो भी मुझे एक बार लेकर गए थे। स्वास्थ्य अटल जी का खराब था, उन्होंने भी मुझे ये उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब मुझे 2-3-4 बार ये अवसर मिला अटल जी के दर्शन करने का जो है। अच्छा, आप बहुत स्वाभाविक से है, चूँकि आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो है देश जो चला रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी। दोनों के युग में कुछ डिफरेंस करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग डिफरेंस तो है, लेकिन कई बार आपके सवाल में वो बात नहीं है, लेकिन कई बार लोग डिफरेंस करने में आमने-सामने करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम देखते हैं, हम पुराने समय से भी युगों-युगों से ये होता रहा है कि त्रेता युग में राम समाज को दिशा देते हैं, तो द्वापर में कृष्ण देते हैं। कृष्णा का अपना अंदाज होता है, राम का अपना अंदाज होता है। तो आज की चुनौतियों के लिए, आज की परिस्थितियों के लिए, वैश्विक और आंतरिक देश के अंदर मोदी जी ज़्यादा सटीक हैं, ज़्यादा
का आगे है, कारगर हैं। वो दौर था जब सबको मिलजुल के चलना था, चलाना था, तो वो अटल जी जैसे लोग ही उसको कर सकते हैं। इसलिए आज के दौर में मोदी जी कहीं अधिक प्रासंगिक ही हैं और दोनों युग अपने-अपने ढंग से अलग-अलग है। सत्ता को संभालने का तरीका दोनों का अलग-अलग है, लेकिन दोनों एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। एक बिंदु है कि राष्ट्र प्रथम, वो अटल जी भी वही रहे और उन्होंने जो बात कही थी सदन में कि सत्ता आती जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए और यदि वो सत्ता पिपासु लोगों से जुड़ी और मिली हुई सत्ता होगी तो मैं उसे चिमटी से भी छूना नहीं पसंद करूँगा। तो ये वो जो एजेंडा था, वो जो लक्ष्य था, वो जो ध्येय वाक्य था, वो आज भी इस ऐसी ही एक बात और रही थी मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि मैं चंद्रशेखर जी ने कुछ वो दिया था शायद कि अटल जी किसी विपक्ष के नेता से मिलने गए या उसके पास कोई आया था। तो संसद में आके उन्होंने कहा कि एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, दूसरे दल से मिलता है, तो चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाती है। अभी तो कम से कम इतना ही है कि आप बात कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर 2 अलग-अलग दल के नेता, 2 अलग-अलग विचार के नेता मिलेंगे, कहने निकल जाएँगे। तो वो दुश्मनी भरा लोग कहेंगे दुश्मन मिल रहे हैं। जी। दुश्मनी है इन दोनों के बीच में, फिर मिल कैसे रहे हैं? ये राजनीति में आ चुका है ये फेज़ अब। बिल्कुल, अगर उतना ही नहीं कहें तो भी उसी किस्म की राजनीति अब दिखती है। आम जन में तो यही भाव आता है मानो ये दुश्मन लोग हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है राजनेताओं के बीच में और अटल जी ज़रूर इस दौर में हताश हो सकते थे और इसमें किसी एक दल को नहीं कहेंगे कौन कम, कौन ज़्यादा, कोई नेता की भी बात नहीं, लेकिन ये राजनीति में कुछ इसी प्रकार की स्थितियाँ तो निर्मित होती दिखती है और वो कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है। नहीं है। अच्छा आप अपने वहाँ की अपने यात्रा का ज़िक्र करें, तो आप एक पत्रकार रहे। पत्रकार रहने के बाद फिर आपने सरकारी सेवा में जाके अपना पद सँभाला। तो आपको दोनों जीवन में अच्छा कौन-सा लगता था? किसको मिस करते हैं? कौन-सा अच्छा लगता है? फिर वापस पत्रकार बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे? बिल्कुल पत्रकार होना बड़े गौरव की बात है और मैं उसको लाख लोग कहें कि पत्रकारिता बिगड़ गई है, दिशाहीन हो रही है या जो भी बातें उस पर करती हैं। भाई पत्रकार और पत्रकारिता भी समकालीन ही होगी और अगर समाज में स्खलन हो रहा है, समाज अगर दिग्भ्रमित हो रहा है तो मीडिया या पत्रकारिता उसे एक हद तक थाम सकती है, लेकिन अगर समग्र समाज उसी प्रकार का होगा तो वो उसमें कुछ पतन हो सकता है। लेकिन आज भी पत्रकारिता बहुत से मामलों में एक सजग प्रहरी के तौर पर काम करती है। लेकिन जब मैं शासकीय सेवा में आया तो मुझे लगता है अगर हम वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते थे तो परोक्षता एक जनसंपर्क अधिकारी के नाते यदि आप समाज को शासन की बेहतर चीज़ों के बारे में सजग कर सकते हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ लाने में आपकी यह भूमिका हो सकती है कि सार्थक रूप से हम लोगों तक पहुँच सकती है, तो भी एक सेवा होती है। असल में जो दायित्व मिलता है, उसे हम बेहतर कर पाते हैं तो वह भी सेवा होती है। स्वरूप अलग-अलग हो सकता है। अब आपने कहा कि मिस करते हैं। असल में जब हम पत्रकारिता में रहते हैं और आज के दौर में विशेषकर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहते हैं, तो ज़रा चार्म होता है, ग्लैमर होता है। तो वो वैसे तो मुझे ज़्यादा उसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पत्रकारिता की दौड़-भाग करने का जो आनंद था, उसको मैं कहीं-कहीं मिस करता हूँ। बहुत सक्रिय रहना पड़ता था, रहते थे। अभी सक्रियता अलग ढंग की होती है, लेकिन वो जो दौड़-भाग वाली पत्रकारिता किसका इंटरव्यू करना है उसका होना है, अचानक कोई दुर्घटना हो गई, अचानक कोई नेताजी आ गए, कोई फलाना हो, वो मैं मिस करता हूँ। और 60 साल के बाद भी सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग बहुत अच्छी पत्रकारिता के क्षेत्र में आ सकते हैं। तो जिस प्रकार नेताओं के लिए संभावनाएँ हमेशा खुली रहती हैं, हम लोगों के लिए भी सेवा समाप्ति के बाद हमारा आप कह रहे हैं कि वो विजय विद्रोही जी, कुलभूषण वाजपेयी जी या जैसे रवीश जी है, ये लोग ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं कि आके अपनी राय, अपने विचार रखते हैं सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, आप नहीं कह सकते। नहीं, वो तो फिर पत्रकारिता से दूसरी पारी शुरू किए हैं। हम शासकीय सेवा में रहकर एक मर्यादाएँ जो हमारे लिए शासकीय सेवा में रहती हैं, उसमें रहते हुए हम सेवा करें और उसके बाद एक स्वतंत्र रूप से जो पत्रकारिता में सीधे तौर पर आकर के भी बाद में पत्रकारिता कर सकते हैं। तो वो हमारे ऑप्शंस खुले रहेंगे, उसको तो कोई रोक नहीं सकता और मुझे ताउम्र जैसे लोग एक शिक्षक या एक चिकित्सक को कहते हैं ताउम्र चलता रहता है उसका काम, एक वकील का काम चलता है, वैसे ही एक पत्रकार का काम तो हमेशा चलता रहेगा। रमन सिंह का ज़िक्र किया आपने कि पहली मुलाकात वाजपेयी जी से आपकी रमन सिंह के ज़रिए हुई थी। तो रमन सिंह का एक ऐलान चला गया,
विष्णुदेव साय जी आ गए जी। कैसा लगता है दोनों का डिफरेंस, दोनों का? सच कहें तो डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय जी में बहुत सारी समानताएं हैं व्यवहारगत में। एक सत्ता चलाने के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दोनों ही बड़े सौम्य किस्म के नेता रहे और छत्तीसगढ़ के साथ बड़ा सुखद संयोग है। 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह की जैसे माला अपने अपने तरीके होते हैं, उनका उनकी टीम होती है जो काम करती है, वो एक अलग है, राजनीतिक लिंबे अलग होते हैं। लेकिन मैं दोनों में इस प्रकार की समानता देखता हूँ कि दोनों बहुत ही ज़्यादा सौम्य हैं, लोगों के बीच में सीधे लोगों को प्रभावित करते हैं। अब आपने कहा जो एरा की बात है, समय बदलता है, चुनौतियाँ बदलती हैं, उनको निपटने के तरीके अलग होते हैं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो एक टेन्योर तो कांग्रेस के दौर में रहा, 2 टेन्योर और 1 टेन्योर जो है उनका भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, तो उस तरीके से उन्होंने चलाया। अब अभी जो है केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सीधी सरकारें हैं, तो उसके तौर तरीके अलग होंगे। इसलिए वो फ़र्क तो बहुत नहीं दिखता, इस ढंग से नहीं कि पेश वही होता है। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों समान विचार की होती है, पेश वही है। जो चेहरे हैं, उनके काम करने के तरीके भी थोड़े बदलते हैं, वो समय की ज़रूरत होती है। मैं दोनों में यही खासियत देखता हूँ कि वो एक ऐसा सौम्य चेहरा है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हैं, चाहे विष्णुदेव साय जी हैं, दोनों एक सौम्य चेहरे हैं, लोगों में सहज स्वाभाविक स्वीकार्य हैं। तो अब एरा की बात है, राजनीति में कब किसका एरा आएगा जाएगा कि तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय जी को दायित्व दिया है और वो बखूबी उसको निभा भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सोचकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बनाया, क्या वो सपना पूरा हुआ है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। आज 25 साल हमारे हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को। 2 और राज्य बने, कुल मिला के 3 राज्य बने थे, एक समय नहीं। और ये गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ ने आमूल-चूल बदलाव किया है विकास के जो भी पैमाने हमारे यहाँ हैं, उन सभी में मतलब राज्य ने एक अद्वितीय विकास देखिए, हम किसी विकसित राज्य की तुलना करेंगे तो गलत होगा। आप रुकिए यहाँ से। जहाँ पर हम थे, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हम थे और वहाँ से आज 25 साल का जो सफ़र है, वो अद्भुत है। और जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने अपना अच्छा दिया। लेकिन संयोग से और ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की पहले लगातार 3 टेन्योर की सरकार रही, तो एक अच्छा आधार मिला राजनीतिक स्थिरता के कारण। अन्य राज्यों विशेषकर जो समकालीन जो निर्मित हुए थे राज्य, जो गठित हुए थे राज्य, उनमें छत्तीसगढ़ जो विकास के पैमाने हैं, उनमें काफ़ी आगे हो पाया है। उसका कारण ये था स्थिरता थी। दूसरा, खनिज संपदा हमारे पास पहले भी थी। हमारे पास पहले भी लेकिन अधोसंरचना के जो काम हुए, चाहे वो सड़क है, बिजली है, पानी है और संयंत्र, उद्योग आदि जो आए, इससे राज्य को काफ़ी कुछ मिला है। और उसके कारण स्वाभाविक रूप से जो दूसरा होता है, जो मानव विकास के लिए ज़रूरी है, उसमें चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, रोज़गार के जो अवसर हैं। हमारे यहाँ वो सभी बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जो एक देश में जो हमारे देश के महत्वपूर्ण संस्थान कहे जाते हैं, वो सब कुछ हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो खपत है बिजली की, वो देश के औसत से बेहतर है। हम टॉप 5 में आते हैं। एक 18वें नंबर पर अगर आप इतने से राज्यों को लाएँगे। अगस्त हाँ, उसमें जो आबादी की दृष्टि से हम 18वें नंबर पर आते हैं। लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति खपत जो है, आप देखिए कि 2211 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत है और देश में 1395 के करीब है। ये फ़र्क देखिए प्रति व्यक्ति खपत का आशय सिर्फ इतना ही है कि विकास की जो मापदंड हैं, उसको आधार देता है। विकास को गति देती है ऊर्जा। तो ऊर्जा खपत से आप एक सामान्य समझ विकसित कर सकते हैं कि राज्य कितना प्रगति कर रहा है। तो इसलिए राज्य का गठन जो है, विशेषकर अटल जी की जो दृष्टि दी है भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जो आधार बनाया था, उसको न केवल फलीभूत किया है इन सरकारों ने जो वहाँ पर आई, बल्कि बहुत ही सार्थक भी उसे किया। बघेल जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सरकारें अपना अच्छा काम करती हैं, लेकिन जो पेस होता है, जो मोड होता है, वो अ, वो जो है पिछले 3 साल की जो लगातार सरकार डॉक्टर रमन सिंह की रही, उसने जो आधार तैयार किया, उसको उन्होंने एक गति दी और फिर जब विष्णुदेव साय की सरकार लगभग पौने 2 वर्षों से है, उन्होंने जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए राज्य का और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तय मापदंड बनाए हैं, उसमें इस सरकार ने काफ़ी प्रगति की। इसलिए सरकारें काम करते रहती हैं, वो पार्टियाँ कुछ भी होंगी, लेकिन हाँ,
उस पार्टी के होने से फर्क ये पड़ता है कि आपकी प्राथमिकता और वो प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी की अलग रही है। तो हम अगर अंत की ओर बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम के, मुझे लगता है कि अटल जी से शुरू हुआ, अटल जी पे ही खत्म होना चाहिए। उस अवसर पर एक पंक्तियां आप चाहेंगे? एकदम। हरित भैरी में अंधियारा, उस परछाई से हरा, अंतर तम का ही जोड़े, की हुई बातचीत से आओ फिर से हम पड़ाव को समझी मंजिल, चक्षुवा आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना बना। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, मीडिया के क्षेत्र में इस कॉरिडोर के सांस में नया दिया जलाएं। दीपोत्सव का अवसर है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।